छात्रों, आज मैं साइंस का मॉडल सेट 3 लेकर आया हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस मॉडल पेपर सेट 3 ये 2025 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। इसमें जो सेट पूरे 80 क्वेश्चन का ये सेट बनाया गया है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये 5 सेट मैं दे रहा हूँ, जो आज तीसरा सेट लेकर आया हूँ। 5 सेट अगर आप कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में 40 प्लस आपको बनाने ही है। 40 सवाल तो बनाने ही है। टोटल साइंस में 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल है, 80 में 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। जो आपके 5 सेट में हम कह रहे हैं कि 30 प्लस आपका ऑब्जेक्टिव यहीं से मिल जाएगा आपको। तो बच्चों, इसे बढ़िया से देखें और इसे अमल में लाए और ये ध्यान दे। 5 सेट देखने में कितना टाइम लगेगा? हम तो कहेंगे कि एग्ज़ाम पेपर देने से पहले भी ये 5 सेट देख के जाइए आपको। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। विशेष हमें बोलने की आदत नहीं है, इसलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, मतलब उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु कहाँ होगी, है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। फोकस दूरी से कम दूरी पर रहती है तो जाके उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगला सवाल है कि किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? मतलब किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश के बीच अगर रखे प्रतिबिंब है तो उसका बिंब रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर है बिंब की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। विशेष हमें देखना ही नहीं है, हमें राइट आंसर देखना है बस। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण जो होता है वह ऑप्शन नंबर सी, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है कि सिल्वर और गोल्डन धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? सिल्वर और गोल्डन धातु का जो परिष्करण है वह विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र होगा वह P4 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। किसी बिंब वस्तु तथा उत्तल लेंस द्वारा बने किसी वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के क्या होती है? तो लेंस के फोकस दूरी के ये जो होती है वह 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 7वां, कौन सही है? कौन सही है के लिए हमें ऑप्शन चारों देखना पड़ेगा। पहला है उत्तल लेंस हमेशा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, उत्तल लेंस में अभिसारी प्रतिबिंब आवर्धित होते हैं। बिल्कुल सही होते हैं। अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल सही बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बी और सी दोनों। अगले सवालों पर चलते हैं। केचुआ में वृक्क कहाँ पाया जाता है? केचुआ में वृक्क कहाँ पाया जाता है? पटों पर, त्वचा पर, है ना? तो ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो आपको पता होगा मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सबमेनुअल, सबमेडुलर और सबलिंगुअल। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? लोहे में जो जंग लगता है वो किन की उपस्थिति में? तो आप देखिए वायु और जल के उपस्थिति में जो है लोहे में जंग लग जाएगा। शुष्क वायु में लगेगा? नहीं लगेगा। केवल जल में? नहीं लगेगा। तेल में? नहीं लगेगा। अगला सवाल है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? मतलब लोहा खराब ना हो, जंग ना हो, इसे बचाने के लिए उस पर यशद लेपन करने
करना ज़्यादा उपयोगी होगा। अगला है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी धातु विक सिल्वर के नाम से जानी जाती है? कौन सी धातु है? तो पारा। अगला है कि मनुष्य में कितने प्रकार की दांतें पाई जाती है? तो मनुष्य में 4 प्रकार की दांतें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको ऑप्शन नंबर डी सही है, आई सी पी एम। अगला सवाल है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में, चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने की से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो यह होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। ऑप्शन नंबर ए सी जो है सही जवाब है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो यह है Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश का लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अगला है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी जो क्षमता होगी मतलब फोकस दूरी दिया हुआ है और क्षमता निकालना है, तो P बराबर जो है 1/f फार्मूला होता है 1/20 ये हो जाएगा। और चूंकि ये डायोप्टर है और यहाँ सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100, 20 25 100 यानी 5 डायोप्टर और उत्तल है तो प्लस होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को जो है परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आवंध होते हैं? तो ये होते हैं C3H4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर कोशिका की संख्या क्या होती है? तो स्थिर रहती है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 24 आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर कोशिका की, अगला सवाल है कि आवर्त सारणी के, नहीं सॉरी इसका गलती हो रहा है, बाईं से दाईं ओर बढ़ती है तो घटती है, इसका ये गलत हो जाएगा, ये होगा आंसर। और इसका है कि ऊपर से नीचे जाने पर संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या स्थिर रहती है। अगला है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस में बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा आवर्धित को संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दूरदर्शिता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि किस उपकरण में प्लस यानी किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो ये होता है कुंडली में। कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है। अगला सवाल है कि विद्युत लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा? लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। अगला है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो यह है एब्सिसिक एसिड के कारण पत्तियों का मुरझाना संभव हो पाता है। जड़ की अधोगामी वृद्धि है। जड़ की अधोगामी वृद्धि जो है गुरुत्वानुवर्तन। अगला है कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। पॉन्स मेडुला अनुमस्तिष्क जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि इनमें से किस हार्मोन का एक निश्चित
टारगेट अंग नहीं है, टारगेट अंग नहीं है, किस हार्मोन का एक निश्चित टारगेट अंग नहीं है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन का। अगला है कि 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट के एक बल्ब को जोड़ा गया है, बल्ब की कुंडली बहती धारा का मान होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2/11 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विद्युत हीटर के तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो वह कौन सा तत्व है, तो वह है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 220 ओम है, इसे 110 वोल्ट की स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इनमें धारा प्रवाहित होगी, तो इनमें जो धारा प्रवाहित होगी 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला है कि किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, तो उत्पन्न होने की घटना कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला है कि इनमें से कौन हार्मोन दूध का निर्माण करता है, तो दूध का निर्माण करने वाला जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है कि दानवाकार शरीर या विदुपत किस हार्मोन के अतिस्रवण से उत्पन्न होता है, तो ये होता है जीटीएच, जीटीएच। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। भ्रूण कोष अवस्थित रहता है, भ्रूण कोष किस में अवस्थित रहता है, बीजांड में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिणाहस्त नियम से ज्ञात की जाती है। अगला है दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो वे एक दूसरे को क्या करेगी, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, प्रतिकर्षित करेगी। अगला सवाल है 44वां नंबर कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो संवेग जो है आपका सदिश राशि है। अगला है कि परमाणु विस्फोट के समय अपार ऊर्जा निकलती है क्योंकि, तो क्यों निकलती है, द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला सवाल है कि स्वपरागन किस पौधे में संभव है, तो स्वपरागन जो है एकलिंगी पौधे में संभव है। अगला है कि निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है, निषेचन के बाद जो है युग्मनज विभाजित होकर मादा युग्मक बनाता है। अगला सवाल है कि इनमें से शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन करते हैं, वो कौन सा स्थान है, तो वो है शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला है कि मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है, मनुष्य में शुक्राणु का तथा अंडाणु का निषेचन ग्रीवा में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने। अगला सवाल है कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है, तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है।
विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शरीर अविकल्प उत्तम है? किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है विकास की दृष्टि से? तो चिंपैंजी का। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो स्मॉल टी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब है। क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? क्रोमोसोम के 4 प्रकारों का वर्गीकरण सेंट्रोमियर के आधार पर होता है। अगला है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जी का कंपोस्ट बनना उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण है ऑप्शन नंबर डी उपचयन अभिक्रिया। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये कौन सा कथन असत्य है? तो सी नंबर 1 और 2 दोनों। अगला सवाल है एक मिनट बेटा, 1 मिनट रुको। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला सवाल है कि मनुष्य में ये सवाल ही मिसप्रिंट है। अगले सवाल के चलते हैं। इनमें से किसके सर्वप्रथम विकासवाद सिद्धांत दिया था? किसने विकासवाद सिद्धांत दिया था? तो डार्विन ने भी दिया था विकास, हीकेल ने, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगला है अपशिष्टों के प्रबंधन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो अपशिष्टों के प्रबंधन में जो है अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में कमी लाना, पुनर्अवशोषण, पुनर्चक्रण, ठोस, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उच्च तापमान पर अपशिष्टों को जलाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं दहन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला है नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? तो ये है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो ये होगा Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि धोवन सोडा किस प्रकार का होता है? तो पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अपघटक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, तब बगीचा और खेत। अगला है कि तमिलनाडु में प्राचीन तालाबों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ एरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार जो है बढ़ने लगता है। ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है? आवर्त सारणी में धातुएं जो होती है बाईं ओर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आवर्त सारणी में किस ओर धातुएं स्थित होती है? तो दाईं ओर होती है, बाईं ओर होती है, और धातु बाईं ओर होती है। ठीक है। अगला है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा जो अपना भोजन है वह कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और ये लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों यहाँ 80 सवाल का सेट समाप्त होता है।
आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते होंगे। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहेगा। धन्यवाद।